पार्ट 12 इंस्टा अंपायर। शिवानी, जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, नंदिता की बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ी और उसके फोन में से उसके फोटो को देखने लगी। उस फोटो में मौजूद शख्स नक्श की तरह ही दिख रहा था, लेकिन उस शख्स का टेम्परामेंट नक्श से काफी ज्यादा अच्छा था। ऊपर से वह शख्स जवान और हैंडसम भी दिख रहा था। शायद मिस्टर यशवर्धन ने नंदिता को नक्श की पुरानी तस्वीर थमा दी थी और इसी वजह से ये सारा कंफ्यूजन हो रहा था। हालांकि शिवानी तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि फोटो में मौजूद शख्स नक्श ही है। मिस नंदिता, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, शिवानी ने नक्श की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह नक्श है और ये मेरा क्लासमेट रह चुका है। मैं इसे जानती हूँ। आप इसका अपीयरेंस तो देखो, क्या यह भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ हो सकता है? बस इसकी शक्ल फोटो वाले शख्स से मैच कर रही है। लेकिन नहीं, ये सीईओ तो हरगिज नहीं हो सकता। शिवानी की नज़र नक्श से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। शिवानी के कहने पर अब नंदिता की आंखें भी नक्श को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी थीं। कौन सी कंपनी का सीईओ लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स में ऑफिस आता है, वो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर, जो अब बचा ही नहीं है। अपने सनग्लासेस को ऊपर करते हुए नंदिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो काफी शांत नजर आ रही थी। क्या बात है, आपकी बातों से तो अब ये और भी ज़्यादा क्लियर हो गया कि यही हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। यशवर्धन सर ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी, उस हिसाब से हमारी कंपनी के नए सीईओ का नाम नक्श ही है। और देखिए, इनका नाम भी नक्श है। डॉक्यूमेंट में भी इनका नाम लिखा है। और यह फोटो दरअसल 3 साल पहले की है। ऑब्वियसली 3 साल पहले हमारे सीईओ थोड़े और जवान थे। जैसे ही नंदिता ने ये जानकारी सभी को बताई, वैसे ही नैनिका और शिवानी उन डॉक्यूमेंट की तरफ झपटे जो मिस्टर यशवर्धन ने नंदिता को दिए थे। नैनिका और शिवानी अब नक्श का नाम देखना चाहते थे और जैसे ही उनकी नज़र सीईओ कॉलम में नक्श के नाम पर पड़ी, वैसे ही उन दोनों की जिंदगी में कड़कती फड़कती बिजली गिरी थी। नैनिका ने दुनिया में बड़ी से बड़ी चीज देखी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसके चेहरे पर रिवर्ड एक्सप्रेशन थे। नैनिका शांत रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो उस डॉक्यूमेंट का एक पन्ना देख रही थी, वैसे वैसे उसका चेहरा पीला और भी ज्यादा पीला पड़ता जा रहा था। अंत में थक हार कर अपनी सारी उम्मीदों को खोने के बाद वो शॉक्ड स्टेट में चली गई, जहां उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कैजुअल कपड़े पहनने वाला लड़का भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ हो सकता है। नैनिका यकीन तो करना चाहती थी, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रही थी। जब नैनिका की नज़र नक्श पर पड़ी तो उसने नक्श की आंखों में एक गहरी मुस्कान देखी और उस मुस्कान के मायनों को समझते हुए नैनिका ने तुरंत ही अपना सर नीचे झुका लिया था। यह क्या कर दिया नैनिका तुमने? माना कि तुम पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की हेड एचआर हो, लेकिन बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे तुमने तो कंपनी के नए सीईओ को ही फायर कर दिया। यहाँ तक कि तुम तो नए सीईओ को पुलिस स्टेशन भी भेजने वाली थी। जैसे जैसे नैनिका को ये ख्याल आ रहे थे, वैसे वैसे उसका दिल मचलता जा रहा था। अपने दांतों को पीसते हुए उसने अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की और फिर शांत भाव से नक्श की तरफ बढ़ते हुए बोली, सीईओ सर, सर आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं अंधी थी जो आपको पहचान नहीं पाई। मेरे पास आपके आने की कोई खबर भी नहीं थी। प्लीज़ सर, अभी जो कुछ भी हुआ उसे हम भूल जाते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम फ्यूचर की बात कर रही हो? क्या तुमने अपना फ्यूचर देखा है? नक्श ने इशारे को शायद नैनिका समझ गई थी। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। अपने आप को संभालते हुए नैनिका ने कहा, प्लीज सर, ऐसा मत कहिए। मैं मानती हूँ कि जो मैंने किया वह गलत था।
प्लीज़ सर, आप मुझे एक और मौका दें, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। नैनिका को अभी आजू बाजू खड़े किसी से भी कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अभी अपनी जॉब और पोजीशन बचानी थी। दूसरी तरफ शिवानी, जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसके कदम भी नक्श की तरफ बढ़े और आपको यकीन नहीं होगा, एरोगेंस और नक्श के प्रति नफरत शिवानी के दिल और दिमाग से जा चुकी थी। नक्श, ये सारी गलती मेरी है, प्लीज़ तुम इसे दिल पर मत लो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जैसे ही शिवानी ने ये कहा, वैसे ही नक्श ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। असल में नक्श मुस्कुरा नहीं रहा था, शिवानी नक्श को ही देख रही थी और उसे देखते हुए उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। वो अलग बात है कि नक्श ने शिवानी से कुछ भी नहीं कहा और नक्श का ये अंदाज देखकर शिवानी ने भी अपना सर नीचे कर लिया था। नैनिका और शिवानी दोनों के ही 12 बज गए थे, लेकिन अभी घड़ी में 10:30 ही हुए थे। जब नक्श ने टाइम देखा तो उसे लगा कि उसने आधा घंटा ऑफिस के बाहर ही बर्बाद कर दिया है। कुछ सोचने के बाद नक्श ने नंदिता की तरफ हाथ हिलाया और विपुल की तरफ इशारा किया, जो मौके से भागने की फिराक में था। नक्श ने कहा, वैसे तो इससे भानुशाली ग्रुप की इमेज की बहुत चिंता है, लेकिन यह इंसान यह भूल गया कि वो जिस पोजीशन पर है वो किसी को फायर नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं, मैं इसे फायर कर देता हूँ कि इस फायर। नक्श ने रजनीकांत की तरह अपना रूप दिखाया और ये रूप देखकर सभी की सांसें अटक गई थी। नंदिता के साथ नक्श के कदम भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे थे। नैनिका और शिवानी भी नक्श के पीछे पीछे बढ़ने लगे। सिर्फ एक विपुल ही था जो अब पूरी तरह से अकेला रह गया था। इतना अकेला कि अब तो उसके पास जॉब भी नहीं बची थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पलक झपकते ही वो राउंड 0 पर पहुंच गया था। जैसे ही नक्श भानुशाली ग्रुप के ऑफिस के मैन हॉल में पहुंचा, वैसे ही उसके दिल ने राहत की सांस ली। इसमें कोई शक नहीं कि भानुशाली ग्रुप सिर्फ सूरत का ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में फेमस है। इस कंपनी का ओरा, इस कंपनी का कल्चर, डेकोरेशन, इंटीरियर्स, वाह, सब कुछ कमाल का था। जब से नक्श को भानुशाली ग्रुप से बेदखल किया, उसके बाद से नक्श ने कभी भी इस तरह के हाई एंड ऑफिस में कदम नहीं रखा था। इस ऑफिस में सिंपलिसिटी भी थी और साथ ही साथ रॉयल्टी का फ्लेवर भी। ऑफिस में काम कर रहे लोगों को देखकर भी लग रहा था कि ये किसी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। मन ही मन इस नाम को और भी आगे ले जाने की कसम खाते हुए नक्श पूरे हॉल में घूमने लगा था। नए सीईओ के आने की खबर पूरे ऑफिस में फैल गई थी और जो भी नक्श को देख रहा था वो मुस्कुराते हुए ग्रीट कर रहा था। सभी अपना पहला इंप्रेशन अच्छा ही छोड़ना चाहते थे। ऑफ कोर्स, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नए सीईओ को कितने नॉर्मल कपड़ों में देखकर हैरान थे, लेकिन किसी ने भी अपनी हैरानी दिखाने या जताने की कोशिश नहीं की थी। ऑफिस के मैन हॉल के दर्शन करने के बाद अब नक्श लिफ्ट से सीधा 18th फ्लोर की तरफ बढ़ रहा था, जहां सीईओ का कैबिन था। अपने कैबिन में जाने के बाद नक्श ने खिड़की के पर्दे को खोला और अपने कैबिन से ब्रेथ टेकिंग व्यू देखकर उसका दिल और भी ज्यादा खुश हो गया था। सीईओ वाली चेयर पर बैठने के बाद नक्श ने नैनिका और शिवानी की ओर देखा, जो पीछे पीछे उसके कैबिन तक आ गए थे। नक्श ने कहा, क्या तुम दोनों के पास और भी कुछ है बोलने के लिए? यह बोलते हुए नक्श ने कुछ डॉक्यूमेंट देखना शुरू कर दिए थे। नक्श की बात सुनकर शिवानी और नैनिका एक दूसरे को देखने लगे। नैनिका ने शिवानी को कंफर्टिंग लुक दिया और 2 कदम नक्श की ओर बढ़ाते हुए बोली, सर, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बस वो शिवानी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो वो आप देख लीजिए। नक्श ने अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया,
लेकिन उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान जरूर आ गई थी। नक्श ने शॉकिंग एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। नक्श, क्या तुम भूल गए कि मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही आई हूँ? शिवानी ने अपने होठ दांतों से दबाए और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक अननेचुरल स्माइल आ गई थी। नक्श ने अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया और हाथ में थामे उस डॉक्यूमेंट को टेबल पर रख दिया। अपनी लेदर वाली चेयर पर और भी आराम से बैठने के बाद शिवानी और अनीका की तरफ देखते हुए हंसने लगा। नक्श सिर्फ हंस रहा था, उसके मुंह से शब्द का एक दाना भी बाहर नहीं आया था। जब नैनिका ने नक्श की इस हरकत पर गौर किया तो उसके दिल में कुछ तो होने लगा था। शायद नैनिका को पता चल गया था कि मामला उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। तुरंत ही नैनिका बोली, सर ये कैसा रहेगा? आपको मुझे जो भी पनिशमेंट देना है मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप शिवानी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मत कीजिए। हा हा हा। जिन लोगों को इस मैटर के बारे में नहीं पता है उन्हें तो यही लगेगा कि मुझे सीईओ को लोगों को bully करना पसंद है। ये बोलते हुए नक्श जोर जोर से हंसने लगा और नैनिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। हालांकि नैनिका कम से कम 40 साल की थी, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी बॉडी को फिट एंड मेंटेन करके रखा था, कोई नहीं कह सकता था कि वह 40 की है। ऊपर से सभी जिस तरह से उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था, वो तो 26 साल की लड़की लग रही थी, चार्मिंग एंड सेडक्टिव। अभी नैनिका कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी सीईओ के कैबिन पर नॉक हुआ। सेक्रेटरी नंदिता के कदम कैबिन के अंदर बढ़े और उसने नक्श के करीब जाते हुए उसके कान में कहा, सर, जावेरी खानदान से नवीन जावेरी आए हैं। बोल रहे हैं कि उन्हें बिजनेस प्रपोजल के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। वो भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, प्रपोजल साथ लेकर आए हैं। तो अगर आप बिजी हैं अभी तो क्या उन्हें थोड़ा इंतज़ार करने के लिए बोलूं? जैसे ही नक्श ने नंदिता के मुंह से नवीन जावेरी का नाम सुना, वैसे ही मेबू अंकल का चेहरा उसके सामने आ गया और वो पूरी तरह से इरिटेट हो गया। मुंह बनाते हुए नक्श ने कहा, उस बेवकूफ़ को यहाँ से जल्दी रवाना करो। जावेरी खानदान को इन्फॉर्म करो कि अगर उन्हें भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाना है और काम करना है तो आगे से इस बेवकूफ़ को कभी भी डील करने के लिए नहीं भेजें। जावेरी खानदान की तरफ से कौन मिलने आ रहा है ये मुझे पहले पता होना चाहिए। अगर मुझे उस इंसान से मिलने में दिलचस्पी हुई तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगा और मुझे कनेक्शन बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हूँ। और सुनो, मैंने जो कहा है वैसा का वैसा ही बोलना। नक्श ने तो नंदिता को ये मैसेज दे दिया था, लेकिन दूसरी तरफ मेबू अंकल भानुशाली ग्रुप के ऑफिस के मैन हॉल में बैठकर अपनी मां कल्याणी के हाथों से एक नई कार लेने का सपना संजोए रहे थे। लेकिन इस सपने को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जब नंदिता ने मेबू अंकल को सीईओ का मैसेज दिया तो मेबू अंकल शॉक्ड रह गए थे। सीईओ का मैसेज देने के बाद नंदिता वहां से चली गई, लेकिन मेबू अंकल शॉक्ड स्टेट में अभी भी यही सोच रहे थे कि ये क्या है, मैं तो मिला भी नहीं तो बिना मिले ही मुझे रवाना कर दिया। जब मेबू अंकल को एहसास हुआ कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है तो उनके मुंह से जोर से कुछ अपशब्द बाहर निकले और इसी के साथ भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज़ उन्हें घूरने लगे थे। तब मेबू अंकल को एहसास हुआ कि वो अभी भानुशाली ग्रुप की ऑडिटोरियम में हैं और उन्हें यहाँ ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। अपने गुस्से को अपने फेफड़ों में भरते हुए मेबू अंकल भानुशाली ग्रुप के ऑफिस से निकल गए थे। जावेरी खानदान के मैंशन में अचानक से कल्याणी ने सभी परिवार वालों को कॉल किया और आने के लिए कहा, ये बोलते हुए कि उन्हें इमरजेंसी फैमिली मीटिंग करनी है। जब कल्याणी ने देखा कि सभी लोग आ गए हैं
तो एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने बोलना शुरू किया। मैं वो आज भानुशाली ग्रुप के साथ मीटिंग करने गया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को कुछ बारे में पता होगा। माँ, वो हमारे ज़ावेरी खानदान को नीचा दिखा रहा है। उसने मुझे अपनी सेक्रेटरी के सामने बेवकूफ़ कहा। मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ से जाने के लिए कहा। मैं वो अंकल जो कल्याणी के ठीक बाजू में बैठे थे, गुस्से से उनका पूरा मुंह लाल हो गया था। अब कल्याणी की क्या रणनीति होगी? नक्श से बात करने वो किसे भेजेगी? क्या अनीका का नंबर आएगा? या फिर कल्याणी अनीका को कुछ समझेगी ही नहीं? अगर अनीका गई तो नक्श डील क्लोज कर देगा। उसके बाद क्या होगा? नक्श कब तक पर्दे के पीछे रहकर अनीका की मदद करने वाला था? अनीका को इस बात का एहसास कब होगा? एहसास होने के बाद क्या होगा? क्या उन दोनों के प्यार की कहानी में कोई फूल खिलेगा?